दोस्तों, किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई, और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल ही नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया। सच्चाई है आज की तारीख में कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके निशाने पर, इसकी जद में इजराइल की हर एक इमारत है। और कहने वाले कह रहे हैं कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के करीब तक पहुंच गई है। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया ने इस बड़ी खबर को दबा दिया। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सकते में, सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ईरान जो कुछ, जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि 20-25 वर्षों से ईरान लगातार मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। और उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं कि वो चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस कड़ी में ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, जो साउंड की, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है उसकी रफ्तार, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, उसको इजराइल का एयर डोम रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो या फिर डिफेंस का हेडक्वार्टर हो, यहां तक कि अमेरिका की एम्बेसी है, वहां तक भी मिसाइल ईरान की हमला कर रही है। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप साहब मूलतः जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है, इसलिए ईरान की जो ताकत देखकर वो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था और आज भी इस बात को दोहराया है कि अगर ईरान युद्ध विराम करता है तो कई बातें ईरान की मानी जा सकती हैं। ये ट्रंप साहब का ऑफर है, बिजनेसमैन ट्रंप का ऑफर है। उधर ईरान का कहना है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, खामनेई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अब ईरान डिक्टेट करेगा। ये ईरान का वर्जन है। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि फिलहाल इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि 25-30 सालों से इस जंग की वो तैयारी कर रहा था। होमवर्क ठीक था ईरान का। अब दोस्तों, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई चल रही है, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, उधर इजराइल भी मोसाद के जरिए बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पर स्ट्राइक कर रहा है तेहरान में। अब ये जंग किस मोड़ पर जाती है? क्या ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के पीछे खड़े हो जाते हैं? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाएगा? ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो 4-5 दिन का युद्ध हमने देखा है, 4-5 दिन का, उससे तीन बातें ईरान ने साबित की हैं। दुनिया को 3 बड़े मैसेज ईरान ने पहली बार दिए। नंबर 1 चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने यह साबित किया है कि उसकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और चाइना, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं। यानी कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका, रशिया और चाइना के लीग में खड़ा है। मिलिट्री सुपर पावर की जहां तक बात है, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पे। पॉइंट नंबर 2, अभी तक ईरान की घेराबंदी सभी करते थे, अमेरिका भी, इजराइल भी, उधर कभी कभी सऊदी अरब भी, और भी बहुत सी बादशाह थीं जो ईरान की घेराबंदी करती थी। लेकिन ये जो 4-5 दिन में ताकत दिखी है ईरान की, ईरान आज की तारीख में सऊदी अरब हो या फिर यूरोप के मुहाने पर टर्की हो या बाकी मुल्क हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत के रूप में ईरान इमर्ज हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी है और आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तय अब ईरान करने जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जंग भले ही इजराइल ने शुरू की हो, अमेरिका की शय पर शुरू की हो, सच्चाई है कि जंग अब ईरान ही खत्म करेगा। ये भी एक संदेश ईरान ने देने की कोशिश की है। अब दोस्तों, 2 बड़े सवाल हैं और बड़े बुनियादी सवाल है। नंबर 1 सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका ये जो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट है इसको रोक पाएगा? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप किया, कथित हस्तक्षेप किया ट्रंप ने, क्या इस तरह का कोई हस्तक्षेप, क्या इस तरह का कोई ट्रूस, कोई कंप्रोमाइज आज की तारीख में ट्रंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर भेज रहे हैं। क्या ट्रंप की हैसियत है कि वो ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करा दे? ये एक बड़ा सवाल है अमेरिका को लेकर। और दूसरा सवाल है
जो इसी से कनेक्टेड है कि ईरान के पास गोला बारूद का, मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कितना बड़ा जखीरा है। क्या 2000 मिसाइलें हैं, 5000 मिसाइलें हैं, या 10,000 से ज़्यादा मिसाइलें, या मिसाइलें उसकी फैक्ट्रीज में बन रही हैं और फैक्ट्री जो है वो ईरान के हाथ में है। आत्मनिर्भर है ईरान मिसाइल के मामले में। तो ये जो जखीरा है ये कितने दिन का है, इसका मतलब ईरान कितने दिन तक इजराइल से लड़ सकता है। और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो भी क्या ईरान लड़ेगा और महीनों तक लड़ पाएगा? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों जंग भी बड़ी है, बड़ी पेचीदा है, इसलिए सवाल भी बड़े मुश्किल हैं और इनका जवाब मैं अकेले नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आज मैंने एक खास मेहमान को बुलाया है, एम ए काज़मी साहब। एम ए काज़मी साहब पिछले आप कह सकते हैं 25-30 वर्षों से मिडिल ईस्ट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। सऊदी अरब की राजनीति क्या है, इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, ईरान क्या कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडियो से कवर कर रहे हैं, वहाँ जाकर कवर कर रहे हैं, कई बार जा चुके हैं और बड़ी इन डेप्थ नॉलेज, भीतर तक की जानकारियाँ उनके पास है। आज मैंने उनको बुलाया कि काज़मी साहब आप आइए और आपके जो नॉलेज है मैं चाहता हूं आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो काज़मी साहब को सुनिएगा। और मुंबई से हमारे साथ एस अतर सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जुड़ रहे हैं और ये भी लगातार खासकर जो मीडिया का दूसरा पहलू है, मैं CNN BBC की बात नहीं कर रहा, जो ईरान का पहलू है, जो आप कह सकते हैं जो अरब मीडिया है, वहाँ के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ की वेबसाइट्स हैं, उनका क्या नज़रिया है, उस नज़रिए से इस जंग को कैसे देखा जाए। तो मैंने अतर साहब को बुलाया, वो मुंबई से जुड़ रहे हैं। इन दोनों को सुनिए, एक तस्वीर जो है वो आपके सामने आएगी कि होने क्या जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3, या फिर ट्रंप इस जंग को रोक देंगे, या फिर ईरान मानेगा नहीं, झुकेगा नहीं, या फिर इजराइल के पास कोई नई गोट हो। समझने की कोशिश करिए, दोनों को सुनिए, गौर से सुनिए। काज़मी साहब भाई, आपकी तो मतलब 24 घंटे, मैं कहूँ 24/7 आप फोकस रहते हैं मिडिल ईस्ट पर, उसके डेवलपमेंट को आप लाइव कवर भी करते हैं। मेरा जो सवाल है काज़मी साहब, सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप इजराइल और ईरान या फिलिस्तीन या फिर सऊदी अरब पिछले कई दशकों से आपका फोकस है, कई मर्तबा आप मिडिल ईस्ट गए हैं, वहां से आपने रिपोर्टिंग करी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी, खासकर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह की बात कर रहा हूं, इस तरह की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था इजराइल को? क्या इजराइल को और अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि जो जवाबी हमला होगा उनके आयरन डोम को जो है भेद देगा, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और सीधे सीधे मिसाइलें जो है छाती पर आके गिरेंगी इजराइल की? मोसाद पर हमला हो रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि हाइफा में जो पोर्ट है, जिसको मिस्टर अडानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त तबाही हुई है। तो तेल अवीव जो राजधानी है उसके भीतर धंस जाना और हाइपरसोनिक मिसाइल का कहर डालना, क्या इसके बारे में CIA को जानकारी नहीं थी, मोसाद को जानकारी नहीं थी? मुझे ऐसा लगता है उन्हें इल्म तो था, लेकिन शायद ये समझ रहे थे कि ईरान धमकी में आ जाएगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, ईरान डर जाएगा। वो उनका कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुआ और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई, देखिए ताज्जुब की करने की बात है, शायद दुनिया का कोई मुल्क कर सके। एक ही दिन में उनका IRGC का सरबराह भी मारा जाता है, फौज का सरबराह भी मारा जाता है, उसी दिन शाम होते होते नए ओहदेदारों को अपॉइंट कर दिया जाता है लीडर के जरिए, और रात में जवाबी हमला हो जाता है। यानी इतनी तेजी से रीग्रुप करना, रीऑर्गेनाइज करना अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को, ये दुनिया शायद नहीं समझ रही थी। असल में सबसे बड़ी गलती जो ईरान के बारे में वेस्टर्न जिम्मेदारों की है, वो ये समझते हैं कि ये मौलवी हैं, सर पे अमामा लगाते हैं, इन्हें क्या मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स का। ये इतनी मजबूती से चल रहे हैं कि तमाम पाबंदियों के बावजूद इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि भारत से लेकर के ईस्टर्न यूरोप तक किसी मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री ने इतनी और भी तरक्कियां की हैं, डिफेंस इंडस्ट्री ने जितनी तरक्की ईरान ने की है, इसके बराबर कोई और मुल्क नहीं है जो इंडिजिनस अपना सब कुछ बना रहा है। तो ये बड़ी बात बड़ी बात काज़मी साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे। हम 25 साल से चाह कर भी, पूरे हिंदुस्तान का आवाम चाहता था कि हम एक जेट इंजन बनाएं और अपने फाइटर प्लेन, जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे वो LCA हो या एमका जो है नया, इन फाइटर प्लेन्स में हम वो इंजन फिट करें। हम इंजन नहीं बना पाए 25 साल से, लेकिन काज़मी साहब कह रहे हैं कि पिछले 15 या 20 साल में ईरान ने वो तरक्की की है, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में, कि आज अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई, इजराइल बैकफुट पर है। चीन और रूस भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी उनके साथ भी आके जुड़ जाए। तो ईरान ने कहीं ना कहीं एक चमत्कार को किया है, मतलब जिस तरह से उसने ताकत दिखाई है। और मैं आगे पूछूंगा काज़मी साहब कि ये फतेह मिसाइल पर ही ईरान की दुनिया खत्म हो रही है या ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी, मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं अतर साहब के पास आ रहा हूँ। अतर साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि चाहे वो अरब दुनिया का कोई अखबार हो, कोई वेबसाइट हो, कोई चैनल, उसको पूरा मॉनिटर करते हैं 24 घंटे और काफी जानकारियां रखते हैं। ये जो खबरें आ रही हैं कि बहुत सेलेक्टेड स्ट्राइक्स हैं, मैं हाइफा पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो 4-5 जगह
मोसाद पर, डिफेंस हेडक्वार्टर पर, उनके विदेश मंत्रालय पर, उनके जो है प्राइम मिनिस्टर के रिहाइश पर वहां हमला हुआ। ये खबरें कितनी सही हैं? स्टोरी क्या है? सच्चाई क्या था सर? जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर में, ईरान उसी तरह से टिट फॉर टैट की रणनीति के हिसाब से अटैक कर रहा है। अगर वो हॉस्पिटल पे अटैक करे, सपोज कीजिए इजराइल, तो ईरान भी जाकर के उसके हॉस्पिटल पे अटैक कर रहा है। ईरान के अगर डिफेंस मिनिस्टर पे मंत्रालय पे, माफ कीजिए, डिफेंस मंत्रालय की जो बिल्डिंग है, अगर उस पर इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर में, तो ईरान भी जाकर के वैसे ही विदेश मंत्रालय की जो बिल्डिंग्स है इजराइल की, उस पर जाकर हमला कर रहा है। आप जो जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग मोसाद का हेडक्वार्टर या आर्मी का हेडक्वार्टर, ये सबको उड़ा के रख दिया है ईरान ने। और क्योंकि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, और नेतन्याहू वाली खबर में कितना दम है कि नेतन्याहू पर ऐसे हमले की कोशिश हुई है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं 20 सेकंड का। अगर नेतन्याहू के घर पे हमला नहीं हुआ होता तो नेतन्याहू को ये कहने की जरूरत क्या थी दुनिया से कि मुझे मारना चाह रहा है ईरान? आज का आप उठा के देख लीजिए, नेतन्याहू ने आज बयान दिया है, उनका एक वीडियो आया है जी, हाँ, कि मुझे मारना चाह रहा है ईरान, हमारे बेडरूम तक घुस गया है ईरान। मतलब इस तरह की बातें मीडिया में भी निकल के आ रही हैं। तो ये अपने आप में चीजें बता रही हैं कि 100% खुद कंफर्म कर रहा है इजराइल कि उनके ऊपर में ये अटैक हुआ है, और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इस तरह की जो डिफेंस से जुड़ी हुई है इजराइल के, उसको तबाह करके उड़ा करके रख दिया ईरान ने जी। एक अतर साहब, एक सवाल और, एक जो मैं ईरान की कुछ वेबसाइट्स देख रहा था और भी कई चैनल से देख रहा था, उसमें खबर ये आ रही है कि अभी जो जिस तरह का हमने हाइपरसोनिक मिसाइल देखी है, जो टेक्नोलॉजी हमने ईरान की देखी कि सबमरीन से, पनडुब्बियों से समंदर के अंदर से जो है उसने मिसाइल दागी और आयरन डोम को भेज दिया, क्या ये अभी ट्रेलर है? क्या इससे बड़ा जखीरा है, इससे बड़े भी वेपन्स उनके पास हैं जो अभी ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए? देखिए, बिल्कुल मुझे भी यही लगता है, जितना मैं स्टडी किया हूँ ईरान को, कि उनके पास में पूरी एक बेंच तैयार है, वो मिसाइलों की हो या फिर क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम की हो उनके, या फिर उसके बाद उनकी लिटरेसी रेट को देख लीजिए आप, 90% उनकी लिटरेसी रेट है। आप इजराइल उसके सामने कहाँ टिकता है? तो ये जितनी भी चीजें हैं इजराइल ने अभी, माफ कीजिएगा, ईरान ने अभी कोई ऐसी चीज अभी नहीं किया। वो अमेरिका के लिए मुझे लगता है छुपा के रखा है कि जब अमेरिका आएगा तब असल टेक्नोलॉजी ईरान की देखने को हम सबको मिलेगी और दुनिया को मिलेगी। काजवी साहब भाई, आप तो एक्सपर्ट हैं और कई बार ईरान भी गए हैं, उस पूरे जगह को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी जो मिसाइल्स हमने देखी, अभी जो हमला हमने देखा, अभी जो हथियार जो इजराइल पर जो बमबारी कर रहे हैं, ये अभी 20% है ईरान का। ईरान की जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री की, वो और कहीं ज्यादा, कई कदम आगे है। और अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है या फ्रांस इन्वॉल्व होता है, उसके बाद असली आतिशबाजी हम देखेंगे। अभी तो कुछ पटाखे निकाले हैं, बम तो अभी अलमारी में बंद है। ये बात सही है क्या? क्या फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल इससे भी उम्दा टेक्नोलॉजी है आर्मी की, मिलिट्री की उनके पास? वो इस बात को कहते रहे, वो इस हद तक भी कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम के अलावा भी कुछ ऐसा है जो शायद न्यूक्लियर से भी आगे है। उस तरह की चीजें वो कहते हैं, दावा करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं, आपने अब तक तकरीबन ये 18-19 महीने की जंग देखी है। इस जंग में एक तरफ इजराइल को दुनिया भर से हथियार आते हुए देखे हैं। क्या कभी आपने हमास को या हुथी अंसारुल्लाह को कहीं से हथियार आते हुए देखे हैं? लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं लगातार। ये इंडिकेट करता है कि ऐसे उनके पास स्टॉक हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के। प्लस सिर्फ स्टॉक नहीं है, पहाड़ों के जरिए एक दूसरे से, सुरंगों के जरिए कनेक्ट हुए हैं। मेरा अपना अंदाजा यह है, क्योंकि जब इजरायली कैदियों को छोड़ा गया, आपने देखे वो वीडियो, वो जो लड़ाके निकल के आए हमास के, किसी का चेहरा कमजोर नजर आया क्या? क्या वो इतने मजबूत नजर नहीं आए कि उन्हें खाना दोनों टाइम का मिल रहा है? क्या उनके पास इजरायली हथियार जो उन्होंने छीने हैं वो उन्होंने डिस्प्ले नहीं किए? उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नई 4x4 कारों से निकल करके आए। तो ये इतनी तैयारियां कोई एक दिन की नहीं है, और इन्हें मालूम है कि हम किस दुश्मन से हमें लड़ना है। तो उसी तरह से उनकी तैयारियां भी हैं। तो अभी तक ये जितनी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, कहीं से कोई हथियारों की खेप आती हुई है देखी है आपने इस 20 महीने में? लेकिन ये लोग लड़ रहे हैं, कहीं से तो लड़ रहे हैं ना। ईरान तो एक मुल्क है, एक सरकार है, और वो ऐसी सरकार है कि इतना बड़ा ज्योग्राफी भी उनके पास है, और उनके पास लड़ाके हैं, उनके पास साइंसदान हैं। देखिए, ईरान और अरब मुल्कों में एक बड़ा फर्क है। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद एजुकेशन पे बहुत बड़ा काम किया है। वहां साइंसदान ऐसे पैदा हुए हैं जो इजराइल और अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में भी चीजें उनसे ज्यादा उम्दा किस्म की बना रहे हैं। मुझे याद है लारिजानी ने, जो वहां के एक बड़े नेता हैं, 2 हफ्ते पहले उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि ये लोग पागल हो गए, ये चाहते हैं कि हम फिजिक्स ना पढ़ें, केमिस्ट्री ना पढ़ें, हम फिल्में देखें, हम खेलों में बिजी रहें, तो हम खेलों में बिजी रहें। अब थोड़ा सा लार्जर अगर देखें तो पूरी दुनिया में ये वेस्टर्न मीडिया, ये सब हम लोगों को, हमारे नौजवानों को तालीम से दूर रख के बर्बाद करने का ही तो इंतजाम करते हैं।
ईरान ने अपने यहां उन चीजों को कंट्रोल किया, तालीम पे, एजुकेशन पे काम किया, जिसके नतीजे में आज पूरे उस वेस्टर्न सिस्टम को अब ये टक्कर देने की हालत है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं कल प्रोफेसर पाशा को सुन रहा था। प्रोफेसर पाशा ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ